स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी IQ IAS में। मैं हूं आशीष और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के साथ इस साल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी मना रहे हैं और इसीलिए आपके बीच में एक रोचक कहानी सरदार पटेल के भाई की, जिसको शायद देश अपने इतिहास के पन्नों में भुला चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विट्ठल भाई पटेल के छोटे भाई हुआ करते थे और उनसे जुड़ी हुई कहानियां भारतीय मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में कुछ खो सी गई। वी वर एक्चुअली वेरी मच इन शैडो अबाउट विट्ठल भाई पटेल और आज का ये वीडियो एक्चुअली उसी के बारे में है। तो बात करते हैं इन दो भाइयों की। आप इस तरफ देख रहे हैं विट्ठल भाई को और इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसा कि मैंने कहा, अ पर्सन कुड हैव बीन सरदार। तो विट्ठल भाई पटेल में लगभग वो सारी खूबियां थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार बने और विट्ठल भाई पटेल शायद गुमनामियों के किस्से में कहीं खोकर रह गए। दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ठीक सरदार पटेल के जन्म से 2 साल पहले वल्लभ भाई पटेल 1873 में जन्म लेते हैं एंड इसके बाद लगभग तय हो गया था परिवार में कि एक भाई घर चलाएगा और दूसरा भाई देश, यानी कि एक पॉलिटिक्स में जाएंगे, यानी कि विट्ठल भाई की एक्चुअली बात की जा रही है। विट्ठल भाई का यह काम हुआ बिकॉज उनकी पत्नी का उनके काफी अर्ली लाइफ में देहांत हो चुका था। So although he was also a trained barrister like वल्लभ भाई पटेल, दोनों ही भाई बैरिस्टर हुआ करते थे, बट विट्ठल भाई पटेल ने निर्णय लिया कि वो राजनीतिक जीवन में सबसे पहले जाएंगे। इनफैक्ट वल्लभ भाई पटेल से पहले भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो पहले एंट्री लेते हैं एंड दैट इज a very interesting reason to know that कि in spite of taking a decision to go into politics earlier than सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल शायद कहीं ना कहीं ओवरशैडोड हो जाते हैं। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो जैसा कि मैंने बताया, परिवार में एक प्रकार का निर्णय ले लिया गया था कि वल्लभ भाई पटेल अपनी बैरिस्ट्री की, लॉयर की जॉब को लेकर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। पूरा का पूरा परिवार था 5 भाइयों का, और साथ ही साथ विट्ठल भाई पॉलिटिक्स में जाएंगे। Now, when this thing happened, there was a clash of work. क्लैश करने लगा, दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और दोनों की पर्सनालिटी क्लैश करने लगी। सबसे पहली बात आती है कि बैरिस्टर बनेगा कौन। वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल ने कुछ पैसे जोड़े और पैसे जोड़ने के बाद ये तय किया गया कि वो जा रहे हैं लॉयर की पढ़ाई करने, बट सबसे पहले मौका दिया गया बड़े भाई को। तो जो पैसा वल्लभ भाई पटेल ने जमा की थी अपने गांव में, गुजरात में, वो पैसा यूज किया गया विट्ठल भाई पटेल को 1905 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए। 1905 से लेके 1913 तक वो पढ़ाई करते हैं और फिर बाद में वापस लौटते हैं एज अ बैरिस्टर। द सेकेंड थिंग, द मोमेंट ही रिटर्न्स, ही डिसाइड्स टू प्लंज इनटू पॉलिटिक्स एंड दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1912-1913। इस टाइम पीरियड पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो बॉम्बे के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बॉम्बे के लोकल जो बॉम्बे प्रोविंस हुआ करती थी उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश, तो बॉम्बे प्रोविंस के आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में वो शामिल होना चाहते थे। उनके पास उस जमाने में कुछ जमीन नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट अगर आप बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल होना चाहते थे तो आपको कुछ जमीन रखनी चाहिए थी। दैट वाज द प्रॉपर्टीड क्वालिफिकेशन। जैसे कि आज इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको जमीन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और किसी भी इंपॉर्टेंट या किसी भी बड़े जुर्म में नहीं फंसे होने चाहिए, 2 साल से ज्यादा जिसकी आपको सजा याफ्ता है या जिसमें आपको कैद है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन एंड यू शुड टेक द ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं आरपीए 1951 के रूल्स के हिसाब से। लेकिन उस जमाने में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ एजुकेशन और प्रॉपर्टीड क्वालिफिकेशन लगा रखे थे जिसके तहत आप वोट भी दे सकते हैं और फिर इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। विट्ठल भाई पटेल के पास जमीन नहीं थी, इनको जमीन अपने फ्रेंड से लेनी पड़ी। इनके एक फ्रेंड ने इनको जमीन दे दी, गिफ्ट डीड किया, और उसके बाद वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। पहले वो बॉम्बे तालुका से और उसके बाद बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाते हैं।
वो सक्सेसफुली बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने पहले इलेक्शन में चुने गए और इसके बाद 1920 से लेकर 22 के बीच में उन्हें मौका मिला इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जाने का, यानी कि दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित हुई थी उसमें जाने का। नाउ दैट वाज अ बिग चांस। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एमएलए के पोजीशन से वो पार्लियामेंट में पहुंच गए या एक एमपी के पोजीशन में चले गए। दैट वाज अ बिग डील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इस जमाने में अगर आप वल्लभ भाई पटेल के पॉलिटिकल ग्राफ से इन्हें कंपेयर करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल शायद कहीं नहीं थे। वो अभी भी बैरिस्टर लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे एंड ही वाज इंडीड अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर बट नॉट अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन लाइक विट्ठल भाई पटेल। सो विट्ठल भाई पटेल कहां रह गए, है ना, ये सवाल आना चाहिए। बिकॉज सडनली आप 1920 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पॉलिटिकल ग्राफ को बढ़ता हुआ देखते हैं, विट्ठल भाई पटेल के पॉलिटिकल ग्राफ को नीचे जाता हुआ देखते हैं। वेयर दैट हैपेंस, एंड दैट हैपेंस विथ द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्लिट विथ गांधी। गांधीयन मूवमेंट जैसे ही आता है, बिकॉज जो हिस्ट्री की सघन तरीके से पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि गांधीयन नेशनलिज्म या गांधीयन मूवमेंट इंडिया में 1915 के बाद से शुरू हो जाता है। गांधी की एंट्री 1915 में होती है, लेकिन तब ज्यादा कुछ होता नहीं है। फॉर 2 years ही रोम्स एंटायर इंडिया। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह और फिर 2021 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। 1917 में भी उनके कुछ मूवमेंट्स हुए, लाइक चंपारण, खेड़ा। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मूवमेंट्स। लेकिन 1919, 1920, 21 से गांधीयन मूवमेंट बड़ा मूवमेंट होने लगा और उस समय गांधी के कुछ चुनिंदा लीडर्स, गांधी ने अपने कुछ चुनिंदा लीडर्स ऑल ओवर देश में खड़े करने शुरू कर दिए और यहां पे ही विट्ठल भाई पटेल का ग्राफ नीचे की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है, विल सी दैट वेरी शॉर्टली, बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू द क्लैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। गांधी कहीं ना कहीं वल्लभ भाई पटेल के मेंटर बन गए, विट्ठल भाई पटेल के मेंटर शायद नहीं बन पाए। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा, गांधी के इंडिया आने के पहले ही, यानी कि गांधी जब लंदन से और साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके जब वो वापस साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करके वापस इंडिया में आ रहे थे, तब तक विट्ठल भाई पटेल एक जाने माने मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुके थे। ही वॉज अ नोन पॉलिटिशियन। इनफैक्ट उनकी ज्यादा नजदीकी बाण गंगाधर तिलक से हुआ करती थी। सो दैट वाज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही वाज सर्कमस्क्राइबिंग टू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट विट्ठल भाई पटेल। सो विट्ठल भाई पटेल इस बारे में पूर्णतः एकदम अपनी सोच बना चुके थे। गांधी उनको मेंटर नहीं कर रहे थे। गांधी के लिए छोटे भाई इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि वल्लभ भाई। तो वल्लभ भाई सरदार बनते हैं। हाउ ही बिकम सरदार, दैट इज द पॉइंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920-21 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है और उसके बाद विट्ठल भाई पटेल गांधी से स्प्लिट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, दैट विल सी शॉर्टली। नाउ पार्टिंग ऑफ वे स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू, विद द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन 1922 के फरवरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक धक्का लगता है। और धक्का किस बात का लगता है, अबाउट द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। अचानक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि इतने बड़े चलते हुए मूवमेंट को गांधी को रोकना नहीं चाहिए था, और अगर रोकना भी था तो वो अकेले ये निर्णय लेने के लिए काबिल नहीं थे। उन्हें दूसरे लीडर्स का भी साथ लेना चाहिए था। दैट शुड नॉट हैव बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। इससे अलग होकर विट्ठल भाई पटेल म्युनिसिपल नेशनलिस्ट पार्टी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं। द आइडिया वाज कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में कम से कम आप शामिल हो सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक नारा हुआ करता था कि सरकारी पदों पर नहीं जाना है, यानी कि सरकारी इलेक्शंस में नहीं जाना है, सरकारी टाइटल्स नहीं लेने हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई एमएलएज या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं बनना है, और उसके बाद अपने अपने टाइटल्स को ब्रिटिश सरकार को वापस सौंप देना है। स्कूल्स, कॉलेजेस जो भी ब्रिटिशर्स के हैं उसे बॉयकॉट करना है। तो ये सारे प्लान्स बहुत ही अच्छे थे और विट्ठल भाई पटेल उसमें पार्टिसिपेट कर भी कर रहे थे। लेकिन उनका यह मानना था कि अचानक से अगर आप बड़े मूवमेंट को रोक देते हैं तो वॉलंटियर्स का मनोबल टूट जाता है, देयर कॉन्फिडेंस शैटर्स। सो ही स्टार्ट्स हिज ओन पार्टी सेइंग दैट कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कम से कम म्युनिसिपल इलेक्शंस में शामिल होने की परमिशन दी गई थी। सो ही स्टार्ट्स द म्युनिसिपल नेशनलिस्ट पार्टी। उसके बाद 1923 में
स्वराजिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी बनते हैं। 1923 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक स्वराजिस्ट खिलाफत पार्टी स्टार्ट हुई थी मोतीलाल नेहरू की, सीआर दास की, और उसमें विट्ठल भाई पटेल भी थे। द मेन एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ठीक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद इन पार्टीज और इन लीडर्स ने यह तय किया था कि अब हम घर पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सरकार में शामिल भी होना जरूरी है और शामिल होकर काम करना भी जरूरी है। इसी के लिए विट्ठल भाई पटेल पर आरोप भी लगे कि वो ब्रिटिशर्स के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। मजे की बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि इनके छोटे भाई अपने बड़े भाई के निर्णय से उल्टा डिसीजन लेते हैं। वो कांग्रेस के नो चेंजर्स के खेमे में थे, जिनका यह मानना था कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद इलेक्शंस नहीं लड़ने चाहिए। विट्ठल भाई पटेल इलेक्शंस लड़ते भी हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट भी होते हैं और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाते हैं। जी हां, 1925 से लेके 27 के बीच में 2 बार वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चयनित होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ा झंडा उन्होंने तब गाड़ा जब वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में चयन किए जाते हैं। दैट्स ट्रू, यानी कि वो आज के जमाने के हमारे लोकसभा के स्पीकर के तौर पर थे उस टाइम पीरियड पर जब ब्रिटिशर्स की सरकार हुआ करती थी 1925 में। In fact, he completed his 5-year terms as the president of Imperial Legislative Council. He was the first Indian to do so ever. सबसे पहले भारतीय वो बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। विट्ठल भाई पटेल ने पूरे देश को जता दिया कि ये भी एक तरीका हो सकता है आजादी की लड़ाई लड़ने का। आप ब्रिटिशर्स के बनाए हुए इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर जीत सकते हैं और जीतने के साथ साथ अहम पदों पर जा भी सकते हैं। That is the contribution of विट्ठल भाई पटेल। But then 1930 से लेके 33 के बीच में, 1930 से लेके 33 के बीच में, 1929 में पूर्ण स्वराज आंदोलन शुरू होता है और बहुत सारे लोग इस्तीफा देने लगते हैं। विट्ठल भाई पटेल ने भी इस्तीफा दिया और पूर्ण स्वराज आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ देना शुरू कर दिया। इस बीच में जैसे ही वो इस्तीफा देकर नेशनल मूवमेंट में जाते हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ती है और ब्रिटिशर्स उन्हें बार बार जेल में भी डालते हैं। बिटवीन 1930 टू 33 उन्हें 3 बार जेल में डाला गया। अंबाला, भाईखला, अंबाला इन पंजाब, भाईखला इन बॉम्बे, तो अलग अलग जगहों पर उन्हें जेल में डाला जा रहा था और साथ ही साथ उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। और इसी बीच में अपने तबीयत को सुधारने के लिए वो वियना भी जा रहे थे और वियना में उनकी मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस से। एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग सिनेरियो। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने एक मैनिफेस्टो जाहिर किया। ये बहुत ही कम हिस्ट्री बुक्स में दर्ज है। इनफैक्ट ज्यादातर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की किताबें बोस पटेल मैनिफेस्टो को दर्ज भी नहीं करती हैं, लिखाती भी नहीं हैं। इसीलिए आज के टाइम पे, आज के दिन में ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस पटेल मैनिफेस्टो and not Vallabh Bhai Patel, Vitthal Bhai Patel manifesto. So Bose Vitthal Bhai Patel manifesto was coming up in 1932 and this manifesto was given from Vienna. Vienna में पटेल मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस से, जो उस समय वियना में थे, और दोनों एक मैनिफेस्टो जाहिर करते हैं। मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि गांधी की लीडरशिप कोई ज्यादा अच्छी है नहीं। गांधी की लीडरशिप इसलिए नहीं अच्छी है बिकॉज हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई तो करते हैं लेकिन फिर बाद में गांधी के कहने पर उनसे समझौता भी कर लेते हैं, फिर लड़ाई करते हैं और फिर समझौता करते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, कि गांधी का काम था कि स्ट्रगल करना, फिर समझौता कर लेना, फिर स्ट्रगल करना और फिर समझौता कर लेना। ऐसे में बात जो है वो एक रूठे हुए माँ बाप और बच्चे जैसी हो जाती है कि माँ बाप जैसे जिद करते हैं, उसके बाद मान जाते हैं, फिर जिद करते हैं, फिर मान जाते हैं। तो ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोस एंड पटेल। देन ही सेड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों का ये मानना था अकॉर्डिंग टू दिस मैनिफेस्टो कि जब तक हम किसी बड़े देश को इस मुद्दे पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये मामला चलता रहेगा। So actually they were trying to involve countries like Germany, Austria. देखिए मैनिफेस्टो कहाँ जारी हो रहा है, वियना में। So ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जो कि ब्रिटेन सरकार के खिलाफ जो सरकारें खड़ी थी, उनका फायदा उठाना चाहिए, जो कि बोस बाद में उठाते भी है।
तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि बोस ने जर्मनी का साथ, जापान का साथ, सिंगापुर का साथ लेकर इंडिया की इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की, एंड व्हाई दैट वाज हैपनिंग, परहैप्स द जेनेसिस वाज दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कि इसी टाइम पीरियड पे ये सोच भी आ रही थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। तो दुश्मन हमारे ब्रिटिशर्स, उनका दुश्मन शायद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, तो इनको क्यों ना यूज किया जाए। बोस पटेल मैनिफेस्टो सबसे पहले इस बारे में बात कर रहा था 1932 में ही। Then it also said that we should use League of Nations. Very less people know this again. मैं ये बार बार नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप सबको बताने का इससे रोचक टाइम और मौका मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था। एक वेबसाइट है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। वहां पर विठल भाई पटेल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखी हुई थी कि विठल भाई पटेल इस समय लीग ऑफ नेशंस के ऑफिस जा रहे थे, एंड दैट वाज इन 1933। 1933 में, 1931 के बाद लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हो जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का पहले वाला रूप है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आने वाली यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से एक कवायद थी कि एक इंटरनेशनल बॉडी बन सके। लीग ऑफ नेशंस उस समय बन रही थी, लेकिन यूएस ही वहां पर शामिल नहीं होता है और लीग ऑफ नेशंस बाद में फेल हो जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे पहली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी। तो लीग ऑफ नेशन में विठल भाई पटेल भारत की अगुवाई करने के लिए 1933 में जा रहे थे। वो भारत के इस औपनिवेशिक या कॉलोनाइजिंग एम्पायर के खिलाफ एक कंप्लेन करने जा रहे थे लीग ऑफ नेशंस में, दैट इज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि हमें ब्रिटिश सरकार से आजादी मिलनी चाहिए। और वहीं पे जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, सफर्स फ्रॉम अ वेरी बैड स्ट्रोक ऑफ हार्ट अटैक। And then we come across the ideology of Vittal Bhai Patel. Vittal Bhai Patel also had a socialist tinge. उनका ज्यादातर एक समाजवाद की तरफ झुकाव हुआ करता था, जो कि बोस पटेल मैनिफेस्टो में भी जारी होता है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो हैव द पीडीएफ, द डिटेल्ड पीडीएफ ऑफ बोस पटेल मैनिफेस्टो। काफी ज्यादा भगत सिंह की आइडियोलॉजी से भी प्रेरित थे। भगत सिंह से याद आया कि जब भगत सिंह 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक रहे थे, तो वहां पर मौजूद थे विठल भाई पटेल भी। जी हाँ, उसी सदन में मौजूद थे विठल भाई पटेल, और उनके पास में जाके बॉम्ब गिरा। लेकिन विठल भाई पटेल भगत सिंह के फांसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी अपने तरफ से समर्थन भी देते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग इन द असेंबली, बीइंग प्रेजेंट देयर, उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ कभी भी अपनी जवाबदेहिया, अगर मैं कहूं, एविडेंस नहीं दिए, एंड ही सपोर्टेड भगत सिंह इन दैट। नेवरदलेस व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो द लेगेसी ऑफ टू ब्रदर्स, कि जब ये स्प्लिट होता है, जब से वो गांधी के विपरीत जाते हैं, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड से जब वो गांधी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कहीं ना कहीं ये उन लीडर्स की श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में नेग्लेक्ट हो गए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हियर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी को क्रिटिसाइज किया था 1939 में, राइट? जब गांधी ने जर्मनी और जापान को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो उसके बाद में वो साइडलाइन हो गए। उससे पहले 1930 या अगर मैं कहूं 29 में या इवन 20 में विठल भाई पटेल भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं। बट आई थिंक मोर देन दैट his health did not gave him that much opportunity. 1933 बहुत ही यंग टाइम पीरियड था उनके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को छोड़ जाना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर वो शायद उभर भी सकते थे। नेवरदलेस his legacy will be remembered as a person who presented an alternative leadership to गांधी। गांधी से ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, यानी कि तिलक की आइडियोलॉजी भी वो प्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम तो किया, लेकिन एक डिग्निफाइड मेंटेन बैलेंस भी मेंटेन रखा। फॉर एग्जांपल 1920s में एक वॉइसरॉय हुआ करते थे, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जब गुजरात आ रहे थे, उस समय विठल भाई पटेल इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, हम वॉइसरॉय को रिसीव करने नहीं जाएंगे, बिकॉज ये एक औपनिवेशिक सरकार है, कॉलोनियल एम्पायर है, एंड वी विल नॉट सपोर्ट इट इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग अ मेंबर। दूसरी बार जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी वॉइसरॉय के बगल में लगनी चाहिए।
वॉइसरॉय जब आएंगे भाषण देने, तो जो चेयरमैन होता है काउंसिल का, जो स्पीकर होता है, वो तो साथ में बैठता है, जैसे कि आज भी होता है। अगर लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सेशन होती है तो प्रेसिडेंट के साथ स्पीकर साहब की भी चेयर लगती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी चेयर लगती है, राइट। तो उन्होंने कहा कि हमारी चेयर क्यों नहीं लगनी चाहिए। सो ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम हिज पोस्ट, लेटर एंड इन स्पिरिट. So that was the legacy of Vittalbhai Patel. Next, he also formed a bridge between the extremist and the moderate faction of Indian National Congress. जब 1907 में सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया गया था कांग्रेस से, विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस में मौजूद थे. Again, I hate to say the term, not many people know that, but that should be known. कि तिलक को बाहर कर दिया, बिपिन चंद्र पॉल को बाहर कर दिया, अरबिंदो घोष ने संन्यास ले लिया, लेकिन विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस से बाहर नहीं होते हैं. और अंततोगत्वा मरने तक उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो अपने आइडियोलॉग तिलक के उसी जगह पर उनकी क्रिमेशन हो जहां पर तिलक का क्रिमेशन हुआ है. तो बॉम्बे में एक चौपाटी का एरिया है, आप जो लोग मुंबई से हैं वो इस बारे में जानते हैं, गिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी. तो गिरगांव चौपाटी का एरिया, वहां पर तिलक की क्रिमेशन हुई थी लास्ट में. It was there that Vittal Bhai Patel wanted to be cremated, लेकिन ये सहूलियत ब्रिटिश सरकार ने, ये आखिरी विश भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नहीं दी, and he was denied that. So anyways, Vittal Bhai Patel should be remembered even on the birthday of Vallabh Bhai Patel, where we lose him somewhere. So anyways, I hope you like this presentation. Again, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे 2026 के P2I बैचेस के लिए एडमिशंस 31st को खत्म हो रही हैं. यूज द कोड ASHLIVE टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. और अगर आपको ये पीपीटी नोट्स और क्लास में रिलेटेड और भी डिस्कशंस के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं. यूपीएससी की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल पर जुड़कर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट दोज हु आर प्लानिंग फॉर 2025, कि अगर आप 2025 में ही कम दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, सो वी हैव अ फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच फॉर यू, अ फास्ट ट्रैक बैच. प्लीज रिमेंबर, ये 2025 में ही जो तैयारी करके प्रीलिम्स देना चाहते हैं उनके लिए ये बैच है. नाउ दिस बैच हैज अ लेस प्राइस बिकॉज द ड्यूरेशन विल बी शॉर्ट, बट क्लासेस विल बी वेरी हेक्टिक. तो ऐसा नहीं कि ड्यूरेशन शॉर्ट होगा तो आपकी क्लासेस में कोई कमी होगी, बट हाँ, एक दिन में 2 क्लासेस आपकी चलेंगी, और ये सिर्फ आपको 19,999 पे, and that too at the Diwali sale. So that Diwali sale is there. Use the code ASHLIVE again for the maximum discount there. और ये भी close हो रहा है 31st को ही. So that's also a very important last batch for 2025. This is almost the last batch for 2025. 2025 के लिए अब कोई बैचेस इसके बारे में नहीं आएंगी, इसके बाद में नहीं आएंगी. सिर्फ प्रीलिम्स की बैच आएगी, and that too success in prelims. और वो भी जनवरी के आसपास आती हैं, जो कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करवाते हैं. ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी करवाएगा. दिस इज द सेम फाउंडेशन बैच बट फॉर 2025. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. आई होप यू हैव गॉट ऑल दैट यू नीड फॉर योर दिवाली. वी आर देयर फॉर यू. अगर आपके मन में यूपीएससी को क्रैक करना एक लक्ष्य है तो वो लक्ष्य की प्राप्ति इन बैचेस के थ्रू हो सकती है. पटाखों के गूंज के साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए. दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है, अच्छा मौका होता है, और वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है. सो सोने पे सुहागा है. वी आर सेलिब्रेटिंग द यूनिटी डे ऑल्सो. सो रिमेंबर द पर्सन हु यूनाइटेड इंडिया. यूनाइट योर एफर्ट्स. सी टू इट दैट इट कम्स ट्रू. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.